बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मां, बेटा और बेटी की पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए कांग्रेस हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नड्डा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा की पूजा और आरती के साथ मिशन मध्य प्रदेश की शुरुआत की। प्रियंका के कार्यक्रम से पहले जबलपुर में कई जगहों पर गदा लगाई गई थी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बजरंग बली के भेष में भी नजर आए। उन्होंने भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश को 5 बड़ी गारंटी भी दी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के नामांकन के दौरान लगातार हिंसा और झड़प की खबरें आ रही है। बांकुरा में बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। हंगामा उस वक्त हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार नामांकन के लिए जा रहे थे। दूसरी ओर टीएमसी नेता की कार पर हमला हुआ और आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया। वाराणसी में G20 सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। उन्होंने 20 देशों से आए 200 से ज्यादा विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। पीएम ने अपने भाषण में काशी की स्पिरिट का जिक्र किया और कहा कि काशी की स्पिरिट टाइमलेस काम करने की ऊर्जा देती है। इसमें भारत की विविध विरासत का सार है। पीएम मोदी ने 200 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधियों से कहा कि विकास को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पटना में नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में वो अपने मंत्री सुमित सिंह पर बिफर पड़े। जब नीतीश कुमार का संबोधन चल रहा था तो सुमित सिंह किसी से बात कर रहे थे। इसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नाराज हो गए। इससे पहले जनता दरबार में उनका गुस्सा दिखाई दिया। एक अधिकारी जूते पहनकर सीएम के पास खड़ा था तो मुख्यमंत्री नाराज हो गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने महापंचायत की और चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान पीपली के पास फ्लाईओवर के ऊपर जमा हो गए और आवाजाही रोक दी। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की 2 मांगे बताई। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा किया जाए और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू किया जाए। माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की हत्या के आरोपी ने कबूलनामे में हत्या की वजह का खुलासा किया है। आरोपी विजय यादव ने बताया कि इस हत्या को लखनऊ की जेल में बंद एक कैदी आतिफ के भाई असलम के कहने पर अंजाम दिया गया। जीवा को मारने के लिए असलम ने 20 लाख की सुपारी दी थी। संजीव जीवा ने लखनऊ की जेल में बंद असलम के भाई आतिफ की दाढ़ी नोची थी। हत्या की डील नेपाल में हुई थी। तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है और फिलहाल पोरबंदर से 310 किलोमीटर दूर है। इसके 14-15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र, कच्छ समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है। देश में खुदरा महंगाई दर मई में घटकर 4.25% पर आ गई है। यह 25 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल 2021 में महंगाई 4.23% रही थी। खाने पीने की चीजों के दाम में गिरावट के कारण महंगाई में ये कमी आई है। इससे पहले अप्रैल 2023 में रिटेल महंगाई दर 4.7% रही थी। पाकिस्तान में पहली बार रूस से कच्चे तेल का कार्गो पहुंचा है। अप्रैल में पाकिस्तान और रूस के बीच कम कीमत वाले रूसी कच्चे तेल के लिए समझौता हुआ था और पाकिस्तान ने अपना पहला ऑर्डर दिया था। अब रूसी तेल टैंकर 45,000 मीट्रिक टन तेल लेकर कराची के बंदरगाह पर पहुंचा है। शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान और रूस के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत बताया। आजकल आप उत्तराखंड से मुस्लिम आबादी के पलायन की खबरें लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे जिससे आपको यहां की सही स्थिति का पता चलेगा। और आज हम आपको उत्तराखंड और भारत की बदलती डेमोग्राफी के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अकेले उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में वर्ष 2001 से 2011 के बीच यानी 10 वर्षों में हिंदू आबादी 1% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 1.3% बढ़ गई। ये मैं बात कर रहा हूं हरिद्वार जिले की। लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम आपको कुछ तथ्य बताना चाहते हैं जिनके बारे में अभी ज्यादा लोगों को शायद पता नहीं है। पहली बात,
पूरे उत्तराखंड के मुसलमानों को राज्य छोड़कर जाने की धमकी नहीं दी गई है, बल्कि यह मामला सिर्फ एक नगर पंचायत का है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। इस नगर पंचायत को पुरोला नगर पंचायत कहते हैं, जो देहरादून से 144 किलोमीटर दूर है और यहां की कुल आबादी लगभग 2500 बताई जाती है। सिर्फ 2500 लोग यहां पर रहते हैं, जिनमें मुस्लिम आबादी है लगभग 200 से 250, 2500 में से। दूसरी बात, यह बात बिल्कुल सही है कि इस नगर पंचायत में रहने वाले मुस्लिम परिवार अपना घर और दुकानें खाली करके अब जा चुके हैं, लेकिन यह बात गलत है कि ऐसे मुस्लिम परिवारों की संख्या सैकड़ों में है। अब तक सिर्फ 16 मुस्लिम परिवार अपने घर और दुकान खाली करके दूसरे शहरों में गए हैं और इनमें भी ये सारे मुस्लिम परिवार यहां किराए के मकान में रहते थे और इन लोगों ने यहां पर दुकानें भी किराए पर ली हुई थी। और इन 16 मुस्लिम परिवारों में भी कुछ मुस्लिम परिवार पिछले 3 महीनों में यहां से जाने की पिछले 3 महीने से यहां से जाने की पहले ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इन परिवारों ने देहरादून में अपना खुद का मकान खरीद लिया है और अपनी दुकान भी ले ली है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात पलायन करने वाले इन मुस्लिम परिवारों ने ही हमें खुद बताई है। आप सुन लीजिए। तो आज आप लोग ये खाली कर रहे हैं? हाँ, खाली कर रहे हैं। आपसे कहा किसी ने खाली? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी नहीं देखी है, तो हम अपना सामान उठाने आए हैं। तो ये महिला बता रही है कि हमने तो देहरादून में पहले ही मकान खरीद लिया है, अब हम अपनी दुकान खाली कर रहे हैं और अपना सामान लेने के लिए आए हैं और हमने दुकान भी देहरादून में ही ले ली है, यानी ये वहीं पर रहेंगे क्योंकि इन्होंने मकान खरीद लिया था पहले ही और ये वहां पर काम करेंगे। अब इस सवाल पर आते हैं कि उत्तरकाशी में ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि हो तो रहा ही है। मान लीजिए अगर 16 मुस्लिम परिवार भी वहां से जा रहे हैं अपनी मर्जी के खिलाफ, तो आखिर उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें जबरदस्ती यहां से जाना पड़े। तो इसके पीछे का एक कारण है और वो है 26 मई को हुई एक घटना, जिस पुरोला नगर पंचायत के मुस्लिम दुकानदार अब पलायन करने की बात कर रहे हैं, उसी बाजार में एक हिंदू परिवार की भी दुकान है, जिनकी नाबालिग बेटी का 26 मई को एक लड़के ने अपहरण कर लिया था। और इस घटना के बाद इस इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया था। उस दिन पुलिस ने इस हिंदू परिवार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य आरोपी का नाम है उबैद खान, जबकि जितेंद्र नाम के एक अन्य आरोपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। यानी 2 आरोपी थे और इनमें से एक जितेंद्र है और एक है उबैद खान। लेकिन इस घटना के बाद इस इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग इसे लव जिहाद का मामला बताने लगे और फिर धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से 2 दशक पहले तक उनके इलाके में मुस्लिम आबादी ना के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुस्लिम आबादी भी बढ़ रही है और लव जिहाद की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। और जब 26 मई को एक हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना हुई, तो इससे स्थानीय लोगों का गुस्सा अचानक से बढ़ गया। इस घटना के ठीक 1 हफ्ते के बाद 3 जून को कुछ हिंदू संगठनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ दुकानों पर प्रदर्शनकारियों ने इस तरह से क्रॉस का निशान बना दिया, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये दुकानें हिंदू समुदाय के लोगों की थीं, जिन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किराए पर लिया हुआ था। यानी ये दुकानें तो हिंदुओं की हैं, लेकिन इन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किराए पर लिया हुआ है। और प्रदर्शन के दौरान ही लोगों ने उत्तेजना में और गुस्से में इन दुकानों पर क्रॉस का निशान लगाना शुरू कर दिया। यह सब कुछ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तेजना में हुआ, गुस्से में हुआ, या आप जो कह लीजिए, उस दौरान यह सब कुछ हुआ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अभी बहुत सारे लोग इस विरोध प्रदर्शन को पुरोला का बता रहे हैं, जबकि यह विरोध प्रदर्शन बरकोट नाम की एक जगह पर हुआ था, जो वहां से काफी दूर है। और इसके अलावा पुलिस का कहना है कि उसी दिन मुसलमानों की कुछ दुकानों पर भी उन्हें खाली करने के लिए पोस्टर्स लगा दिए गए और इसके लिए मुसलमानों को 15 जून तक का समय दिया गया। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन पोस्टर्स को वहां से हटवा दिया
और इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी। यानी जिन लोगों ने ये पोस्टर्स लगाए जो ये कहते थे कि मुसलमानों को यहां से भाग जाना चाहिए, उन लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय 2-3 मुस्लिम परिवारों की तस्वीरें दिखाकर यह दावा किया जा रहा है कि ऐसे सैकड़ों परिवारों को अपने मकान और दुकान खाली करके उत्तरकाशी से पलायन करना पड़ रहा है, जबकि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। असल में पलायन सिर्फ 16 मुस्लिम परिवारों ने किया है और इनमें भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुलिस में अपना सत्यापन नहीं कराना चाहते थे। सत्यापन का मतलब है पुलिस वेरिफिकेशन। 26 मई की घटना के बाद से पुलिस उत्तरकाशी के अलग अलग इलाकों में बाहर से आए लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है और जिन मुसलमानों ने ये वेरिफिकेशन करा लिया उन्होंने पलायन नहीं किया है, लेकिन जो लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते, जो कागज नहीं दिखाना चाहते, वो लोग अब इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। और इसलिए इस पलायन के पीछे सिर्फ सांप्रदायिक कारण ही नहीं है, इस पलायन के पीछे और भी कारण है। जैसा हमने आपको बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत सारे लोग अब नहीं कराना चाहते। आज हमने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की, लोगों से बात की और इस दौरान हमें यह बात समझ में आई कि इस पलायन के पीछे एक बड़ा कारण है उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी। वर्ष 2011 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मुसलमानों की कुल आबादी सिर्फ 3,554 थी। देखिए, लेकिन अब ऐसा अनुमान है कि यह आबादी बढ़कर 7,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पहले इस जिले में कुल 115 मुस्लिम व्यापारी काम कर रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या भी 470 के आसपास हो चुकी है। और यहां बात सिर्फ एक जिले की नहीं है। मैं आपको अभी बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको एक अंदाजा आएगा कि वहां पर क्या स्थिति है। देखिए, वर्ष 2001 में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हिंदुओं की आबादी 65.3% और मुसलमानों की आबादी 33% थी। लेकिन 10 साल बाद वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई तो हरिद्वार में हिंदुओं की आबादी 1% कम होकर 64.3% रह गई थी और मुसलमानों की आबादी में 1.3% की वृद्धि होकर यह 33 से 34.3% पर पहुंच गई थी। तो ये सिर्फ हमने एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये हरिद्वार जिले की मैं बात कर रहा हूं। हरिद्वार जिले में आप सोच लीजिए कि 2001 से 2011 के बीच 10 वर्षों में हिंदू आबादी 1% कम हुई है और मुस्लिम आबादी 1.3% बढ़ी है। ये हरिद्वार के आंकड़े हैं और ये 10 साल के आंकड़े हैं। 2011 में हमारी आखिरी जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। लेकिन ये जो अंतर है आप जो देख रहे हैं, ये अभी और भी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि ये आंकड़े 10 साल पुराने हैं, लगभग 10 क्या 12 साल पुराने हैं, 2011 के आंकड़े हैं। इसी तरह देहरादून में, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% घट गई, जबकि देहरादून में मुस्लिम आबादी में 1% की वृद्धि हुई है। तो यह देहरादून देख लीजिए आप। और इन्हीं 10 वर्षों में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में हिंदुओं की आबादी 0.4% कम हुई और मुस्लिम आबादी 2% बढ़ गई। और यहां बात सिर्फ कुछ जिलों की ही नहीं है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच पूरे उत्तराखंड की आबादी में 2% हिंदू कम हो गए, जबकि इन्हीं 10 वर्षों में मुसलमानों की आबादी 2% बढ़ गई। और ये आंकड़े भी 2011 के हैं और अभी चल रहा है 2023। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2023 में अब ये अंतर जो है ये और ज्यादा बड़ा हो गया होगा। हिंदुओं की संख्या और कम हो गई होगी और मुस्लिम आबादी की संख्या और बढ़ गई होगी। आज हम आपको 2 नक्शे दिखाना चाहते हैं जिनमें आप ये देख पाएंगे कि किन राज्यों में किस धर्म की आबादी बढ़ रही है और किस धर्म की आबादी पूरे भारत में कम हो रही है। अगर आप हिंदुओं की आबादी को देखेंगे तो भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, सिकुड़ रही है। अब नक्शे में आपको दिखाता हूं, देखिए अब जो नक्शा आ रहा है, भारत की आबादी में परिवर्तन 2001 से 2011 के बीच।
अब यहां पर इस पूरे नक्शे में अगर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर में 1.2% हिंदू आबादी कम हो गई, हिमाचल प्रदेश में 0.3%, हरियाणा में 0.8%, उत्तराखंड में 2%, उत्तर प्रदेश में 0.9%, राजस्थान मध्य प्रदेश में 0.3%, छत्तीसगढ़ में 1.5%, बिहार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 0.5%, झारखंड और उड़ीसा में 0.7%, केरल में 1.4% और पश्चिम बंगाल में तो 1.9% हिंदू कम हुए हैं। और असम में हिंदुओं की आबादी 2001 से 2011 के बीच 3.5% कम हो गई। यानी इस नक्शे को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे भारत में हिंदुओं की आबादी कैसे घट रही है। तो इस नक्शे को मैं जो आपको दिखा रहा हूं, देखिए, इसमें ये जो नीला रंग है, आप जो देखेंगे ध्यान से, इस नीले रंग से आपको पता चलेगा, नीले रंग से उन राज्यों को दिखाया गया है जहां पर हिंदू आबादी कम हो रही है। यह भारत का नक्शा है। जहां पर गहरा नीला रंग है वहां ज्यादा आबादी कम हो रही है, जहां पर हल्का स्काई ब्लू रंग है, आसमानी रंग है, वहां पर कम हो रही है। इस नक्शे से आपको समझ में आएगा कि असल में अगर आप इस यहां को छोड़ दें, यहां भी कम हुई है लेकिन थोड़ी कम हुई है इन दो राज्यों को, राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आप पूरे भारत पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरे भारत में ही हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। नक्शे में जहां जहां आपको नीला रंग दिख रहा है वहां वहां हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, और जहां गहरा नीला रंग है, जैसे छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, असम है, ऊपर उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, यहां पर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कम हो रही है। और पूरे भारत में एक राज्य सिर्फ ऐसा है, पंजाब, जहां पर हिंदू आबादी बढ़ी है, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। अब दूसरा नक्शा देखिए, इस नक्शे को इस नक्शे से आप मिलाकर देखिए। अब दूसरे नक्शे में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी राज्यों में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में 1.3%, हिमाचल प्रदेश में 0.2%, हरियाणा में 1.2%, उत्तराखंड में 2%, उत्तर प्रदेश में 0.8%, राजस्थान में 0.6%, मध्य प्रदेश में 0.2%, बिहार में 0.3%, पश्चिम बंगाल में ध्यान रखिएगा 1.8% मुस्लिम आबादी बढ़ गई, केरल में 1.9%, कर्नाटक में 0.7%, महाराष्ट्र में भी 0.9% और असम में मुसलमानों की आबादी में वर्ष 2001 से 2011 के बीच 3.5% की वृद्धि हुई है। यानी आप जब इस नक्शे में देखेंगे तो मुस्लिम आबादी जो बढ़ रही है जहां जहां, वहां आपको ये नारंगी रंग से हमने ये दिखाया है, ये वो जगहें हैं जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। और जो गहरे रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे गहरे रंग में, डार्क ब्राउन रंग में आपको केरल दिखाई दे रहा है, आपको पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, आपको असम दिखाई दे रहा है यहां पर, और आपको यहां उत्तराखंड दिखाई दे रहा है। ये वो राज्य हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और बाकी के जो राज्य हैं वहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ऐसा एक भी राज्य मैं नहीं देख पा रहा हूं पूरे भारत में जहां पर मुस्लिम आबादी ना बढ़ी हो। थोड़ी बहुत तो हर जगह बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु 0.3% बढ़ रही है, या छत्तीसगढ़ में बराबर है, यानी स्थिर है, 0.0 मतलब स्थिर है, वहां पर ना बढ़ी है ना घटी है। लेकिन ज्यादातर सब जगह पर मुस्लिम आबादी पूरे भारत में बढ़ रही है। जहां जहां आप ये नारंगी रंग देख रहे हैं और जो गहरा ब्राउन रंग देख रहे हैं या लाल रंग देख रहे हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये भारत की आबादी में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको समझना चाहिए। और ये है परिवर्तन 2001 से 2011 के बीच। अब 2011 से 2023 के बीच में, इन 12 वर्षों में ये परिवर्तन और भी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा, लेकिन अभी आंकड़े नहीं है क्योंकि हमारे यहां अभी जनसंख्या नहीं हुई है। वर्ष 2001 में भारत में हिंदुओं की कुल आबादी थी 80.46%, जबकि मुसलमानों की आबादी थी 13.43%। लेकिन वर्ष 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.8% हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी 14.23% हो गई। यानी आप देख लीजिए, यहां पर हिंदू आबादी अगर आप देखेंगे तो कम हो रही है 2001 से 2011 के बीच में।
80 से 79% आ गई, लगभग 1% कम हो गई है। और मुस्लिम आबादी को अगर आप देखेंगे तो 13% से 14% हो गई है। ये 2011 के आंकड़े हैं। इस समय पूरे भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक तनाव है, वो सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। जनसंख्या का जो पैटर्न है वो बहुत तेजी से बदला है। इनमें कौन से राज्य हैं? वो 5 जहां सबसे ज्यादा सांप्रदायिक तनाव है। वो हैं उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और कर्नाटक। और इनमें भी उत्तराखंड कुछ दशक पहले तक ऐसा राज्य था जहां मुस्लिम आबादी बहुत ही कम हुआ करती थी। लेकिन वर्ष 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी 2% कम होकर लगभग 83% रह गई और मुस्लिम आबादी 2% बढ़कर लगभग 14% हो गई। और ये आंकड़े 2011 के हैं। सोचिए आज 12 वर्ष बाद ये स्थिति कैसी हो चुकी होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बहुत सारे लोग भी इस सांप्रदायिक तनाव के लिए राज्य की तेजी से बदलती इसी डेमोग्राफी को वजह मानते हैं। और अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस राज्य में बन चुका है। कि 1971-72 के आसपास यहाँ पे मात्र जो है 2 नाई हुआ करते थे और एक व्यापारी और था जिसकी की रजाई गद्दे की दुकान थी छोटी सी, और रजाई गद्दे से पूर्व जो उसकी एक छोटी सी मशीन थी और 2 नाई थे। वो भी जो है लकड़ी के खोखों में अपना काम करते थे। चाहे वो आज की डेट में हम देखें तो कम से कम 1500 के आसपास जो है नाइयों की दुकानें हैं और मोटर मैकेनिक हैं और कार वॉशिंग वगैरह का काम करने वाले भी इसी समुदाय के लोग हैं। और आज की तारीख में अगर देखें, आज की डेट में देखें तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे हो गई है। जिस समय हमारे बाप दादा यहाँ पे उत्तरकाशी आए थे सन 1955, आज से लगभग 55-60 साल पहले, तो यहाँ पे इनकी गिनती नगण्य थी। ये लोग 0 की रेंज में थे और आज आपके सामने स्थिति है कि 400 से 500 इनकी तादाद पहुंच रही है। हमारा ऑब्जेक्शन इनके ही तादाद के ऊपर तो है ही है, साथ में ऑब्जेक्शन ये है कि जो ये नॉनसेंस बातें क्रिएट होती हैं, जो लव जिहाद के मामले हैं, चाहे लड़की भगाने का मामला है, चाहे और कोई भी मामले कई रोज हम पढ़ते हैं मीडिया में, व्हाट्सएप में, तो इसके लिए हमारी नाराजगी है। नहीं, देखिए, जो अतिक्रमण है और अवैध कब्जेदारी है, डेमोग्राफिक चेंज है, वो उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बना रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और सबका सामूहिक दायित्व है। उसको लेकर सरकार काम कर रही है और ये किसी भी कीमत पर जो धर्मांतरण है, इस प्रकार के जो मामले हैं आज आए दिन जो आ रहे हैं, उन पर हम सख्ती से काम करेंगे। अब उत्तरकाशी में या उत्तराखंड के बाकी शहरों में स्थिति ये हुई कि शुरुआत में, आज से मान लीजिए 10 साल पहले, 15 साल पहले, वहां पर दूसरे राज्यों से जो मुस्लिम लोग हैं वो रोजगार की तलाश में इन शहरों में पहले आए और उन्होंने यहां पर अपनी दुकानें खोली या अपना रोजगार करना शुरू किया। इसीलिए उस समय संख्या बहुत कम थी। अब ये संख्या बढ़ी कैसे? वो बढ़ी इसलिए क्योंकि बाद में इन लोगों ने अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने परिवार के लोग हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, अपने गांव के जो लोग हैं, उन्हें भी यहां पर बुलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक एक व्यक्ति ने 4, 5, 6 या जितने भी उसके जानने वाले लोग थे उसके समुदाय से उन्हें यहां पर बुलाना शुरू किया और इन सब लोगों ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया। रोजगार के अवसर देखकर ये लोग यहां पर आ गए। यानी एक परिवार ने कई कई परिवारों को यहां पर बुला लिया और फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मुस्लिम आबादी यहां पर बढ़ने लगी। लेकिन आपको यहां पर यह याद रखना होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है और हमारे संविधान में आप चाहे किसी भी धर्म के हों, आपको पूरे देश में कहीं पर भी काम करने के लिए जाने की इजाजत है। आप पूरे देश में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अपना रोजगार करने के लिए स्वतंत्र हैं, काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं, इसी प्रकार से वो जम्मू कश्मीर में जाकर अपना काम कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जब यहां से लोग जाते हैं भारत के अन्य हिस्सों से जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए, तो कई बार उत्तर भारतीय लोगों को वहां आतंकवादी
मार डालते हैं, उनकी हत्याएं कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत के बाकी शहरों से, बाकी राज्यों से लोग वहां पर रोजगार के लिए जाएं, जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये सभी का संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इसलिए पहली नजर में अगर आप देखें तो अगर मुस्लिम आबादी वहां पर बढ़ भी रही है तो कानून के हिसाब से या संविधान के हिसाब से ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये लोग वहां पर जाकर किस तरह से जी रहे हैं और किस तरह से बाकी के काम कर रहे हैं, इनका व्यवहार कैसा है, बाकी के जो वहां की जो लोकल जनसंख्या है उसके साथ इनके रिश्ते कैसे हैं, ये एक अलग बात है। अब आप ये देखिए कि जब किसी देश की डेमोग्राफी बदलती है तो इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता। उत्तराखंड की तरह महाराष्ट्र भी देश के उन राज्यों में से एक है जहां हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम आबादी में वृद्धि हो रही है। और इस बदलती डेमोग्राफी की वजह से महाराष्ट्र में सांप्रदायिक घटनाएं आपने नोट किया होगा हाल के दिनों में काफी बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र से आपको लगभग हर हफ्ते, हर महीने इस तरह की घटनाओं का कोई ना कोई आपको जिक्र मिलता है। और अभी आपने देखा होगा हाल ही में औरंगजेब की फोटो लगाने के आधार पर, औरंगजेब का पोस्टर लगाने के लिए, तस्वीर लगाने के लिए या व्हाट्सएप पर डीपी लगाने के लिए महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव हो गया था, क्योंकि कुछ लोगों ने औरंगजेब की तस्वीरें लगाई थी। पिछले 15 दिनों में महाराष्ट्र में 3 बड़ी हिंसक घटनाएं और दंगे हुए हैं, जिनमें सबसे ताजा घटनाक्रम महाराष्ट्र के जलगांव का है, जहां 9 जून की रात को 2 गुटों के बीच किसी मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया और इसके बाद जलगांव में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इन दंगों में रिहायशी मकानों पर पथराव हुआ और उसके अलावा एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई और इसके बाद वहां 2 दिन तक धारा 144 लागू रही और लोगों को कर्फ्यू में रहना पड़ा। लेकिन अब पुलिस ने मंदिर और दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कुल मिलाकर 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी का नाम है सलीम टोपी। और पुलिस का आरोप है कि सलीम टोपी ने ही कुछ लोगों को भड़काकर ये दंगे करवाए और जो 30 लोग इस हिंसा के लिए गिरफ्तार हुए हैं उन सब के नाम आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। ये वो 30 लोग हैं जिन्हें दंगों के लिए और मंदिर पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी बनाया गया है सलीम टोपी नाम के एक व्यक्ति को। हम अभी इतने सालों से रह रहे हैं, अपने ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमको 1 सेकंड भी चांस मिला नहीं कि हम कुछ आवाज सकते हमारा इधर का यहाँ का। इतने पत्थरबाजी हुई बड़े बड़े, जैसे हमारे घर के तरफ भी बहुत हुए, दरवाजे की तरफ हुआ है, हमारे छत के ऊपर गया पत्थर। इन्होंने पत्थरबाजी शुरू किया, इतने जोर से पत्थर फेंके कि उसमें हमारे ऊपर की पानी की टंकी फोड़ दी, इलेक्ट्रिक का मीटर फोड़ दिया, पाइपलाइन थी वो भी फोड़ डाली, उसके अलावा दरवाजे, लोखंडी दरवाजा था उसमें पर्ची पड़ के वो भी तोड़ दिया। सर हमने तो 30 आरोपी को हिरासत में ले लिया है, अभी 30 बाकी है, करीबन 30-35 तो बाकी है। और हम और डीवीआर देख रहे, जहाँ पे हमको डीवीआर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो डीवीआर भी चेक करें, उसमें अगर हमें आरोपी और मिलते हैं तो हम पूरे आरोपी को हिरासत में लेने के बाद ही इसमें ये सिलसिला बना। तो पूरा आम पब्लिक का तो नहीं कि टीवी का सीसीटीवी कैमरे का नुकसान करना, या कोई 1-2 बंदा जो एंटी सोशल मानो या गुनेगार मानो, उसने वो स्टोन से फोड़ दिया है, बाकी ऐसा ही लग रहा है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र की इन घटनाओं के बाद अब आपके दिमाग में भी ये बात होगा कि समाधान क्या है। भारत में डेमोग्राफी में तो बदलाव आ रहा है, लगभग हर राज्य में बदलाव आ रहा है, तो क्या फिर हर राज्य में सांप्रदायिक दंगे होने लगेंगे, किसी भी राज्य में शांति नहीं रहेगी? इसका समाधान क्या है? तो समाधान है भारत का संविधान, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है वो देश जहां विविधता बसती है और अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। यानी अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत में हिंदू और मुसलमानों को भाईचारे के साथ रहना होगा और कोएग्जिस्ट करना होगा। यह भाईचारा भी तब व्यवहारिक माना जाता है जब देश के संविधान की तरह वहां के कानून भी सभी लोगों के लिए समान हो। तो आगे बढ़ने से पहले सॉल्यूशन आप सुन लीजिए। इसका समाधान यह है कि हिंदू और मुस्लिम आबादी, मुसलमानों का भी यह देश उतना ही है जितना हिंदुओं का है, और
अगर इन्हें आगे भारत के भविष्य के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचना है तो उन दोनों को मिलजुल कर दोनों समुदायों को साथ में रहना होगा, जैसे अभी तक पहले रहते आ रहे हैं, और कोएग्जिस्ट करना होगा भाईचारे के साथ। अब भाईचारे के साथ, बराबरी के अधिकार के साथ कोएग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, जब मुसलमानों को भी ये लगे कि ये भी उनका देश है और हिंदुओं को भी लगे कि ये भी उनका देश है। अभी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया गया है, और हमें ऐसा लगता है कि अगर भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ कोएग्जिस्ट करना है, एक साथ खुशी खुशी एक साथ रहना है, एक दूसरे के पड़ोस में रहना है, तो भारत की इस विविधता को बरकरार रखने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बहुत आवश्यक है। जो कानून और अधिकार हिंदुओं के लिए हैं, वही कानून और वही अधिकार इस्लाम मानने वालों के लिए भी हैं और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए भी होने चाहिए। और हमारे देश के लोगों को यह समझना होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों के लोगों को भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक साथ रहना होगा, और एक साथ इन सबको रखने के लिए जो सूत्र है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कानून सबके लिए बराबर होगा, न्याय सबके लिए बराबर होगा, सबके अधिकार बराबर हैं और सबके कर्तव्य भी बराबर हैं। तो आगे अगर आपको भविष्य की तरफ देखना है तो हमें लगता है ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा। और बहुत सारे राज्यों ने, जैसे उत्तराखंड भी उन राज्यों में से एक है जिन्होंने, अब सरकार ने यह वादा किया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य में लागू करेंगे, और भी बहुत सारे राज्यों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसलिए बड़ी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, ना वो हिंदुओं के खिलाफ है ना मुसलमानों के खिलाफ है। कई बार हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुनते ही जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, अल्पमत में जो धर्म है, उनके लोग असहज हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये एक ऐसा कानून होगा, ये ऐसा कोड होगा जो सबके अधिकारों को बराबर कर देगा। हमारा अगला विश्लेषण उस नए चक्का जाम के बारे में है जिसमें किसानों ने एक बार फिर से नेशनल हाईवे नंबर 44 को ठप कर दिया, यानी किसानों का नया चक्का जाम अब शुरू हो गया है। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर्स की मदद से नेशनल हाईवे नंबर 44 को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो जाता है सबसे बड़ा हाईवे, उसे किसानों ने रोक दिया है। और इसमें कुरुक्षेत्र में जिस स्थान पर किसानों ने यह नया चक्का जाम करते हुए अपने ट्रैक्टर्स को हाईवे के बीच में पार्क कर दिया है, वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से लोग पंजाब होते हुए श्रीनगर जाते हैं। इसलिए जो लोग सड़क मार्ग से अभी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से पंजाब जाना चाहते हैं, उन लोगों को हम अभी से सूचित करना चाहते हैं कि किसानों ने अब कुरुक्षेत्र में इस नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है, और यह नया चक्का जाम इसलिए किया गया है क्योंकि हरियाणा के किसान सूरजमुखी की फसल की खरीद एमएसपी पर न होने की वजह से नाराज है। आप पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, इसके बाद हम आपको किसानों के इस नए आंदोलन का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे, और साथ ही जो हमारे दर्शक हैं जो पंजाब जाने के बारे में सोच रहे होंगे, हरियाणा या इस नेशनल हाईवे के जरिए और आगे जाने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो अब उन्हें अपनी यात्रा से पहले थोड़ा सा दोबारा से स्थिति को भांप लेना चाहिए। सरकार ने जो उस दिन वहाँ पे काम किया, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया, ये उसके विरोध में है सारा, और इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। हमने वो कहा है कि जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उस पे कानून बना दे। हमने यही तो कहा। भारत सरकार ने बार बार कह रही कि हम रेट बढ़ा रहे, देश को गुमराह कर रही है। हमने कहा कि जो आपने एमएसपी तय की उस पे आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी कानून। ये जब तक नहीं बनेगा ये किसान आंदोलन करता रहेगा। देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। देखिए, चूंकि अब सूरजमुखी का विषय उसी जिले के अंदर हुआ है और उसमें हमारी बातचीत का पहला एक दौर चला है, उसके बाद हमने कुछ निर्णय भी करके उनको सुनाया है, बताया है,
और हमने चूँकि हैफेड भी 4800 रुपये में खरीद रही है, 1000 रुपया एक इंटरिम सहायता के रूप में हमने जो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना उसके अंदर उनको दे रहे हैं। और ये भी आश्वासन दिया है कि हम इस रेट को देखेंगे और किसान को कैसे MSP के नज़दीक रेट मिले, इसमें जैसे जैसे मार्केट का रेट पता लगेगा वैसे वैसे उसकी भरपाई भी करेंगे। अब आपको इस पूरे मामले की जड़ में लेकर चलते हैं। ये मामला सनफ्लावर फार्मिंग यानी सूरजमुखी की फसल से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें किसान इस फसल की खेती करने के लिए सूरजमुखी के बीज बाजार में बेचते हैं, जिनकी मदद से एडिबल ऑयल यानी कुकिंग ऑयल का उत्पादन होता है। आप में से बहुत सारे लोग खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल के तौर पर सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल करते होंगे। वर्ष 2019 और 20 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सूरजमुखी की खेती सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है, फिर उड़ीसा में होती है और फिर हरियाणा इस सूची में तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि इसमें हरियाणा का शेयर फिर भी बहुत कम है। कर्नाटक में अकेले लगभग 50% सूरजमुखी की खेती होती है। हरियाणा का शेयर इसमें सिर्फ 7% है। आप देख लीजिए कहां कहां होता है। हरियाणा तीसरे नंबर पर है, कर्नाटक, उड़ीसा और फिर हरियाणा। अब हरियाणा में सिर्फ 7% खेती होती है सूरजमुखी की, लेकिन फिर भी ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है ये ना तो कर्नाटक में हो रहा है ना उड़ीसा में हो रहा है, ये हो रहा है हरियाणा में। इसके बावजूद कर्नाटक में इस फसल की बिक्री को लेकर कोई विवाद नहीं है, उड़ीसा में कोई विवाद नहीं है, हरियाणा में इस पर जबरदस्त राजनीति भी हो रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल हाईवे 44 जो है वो अब ब्लॉक कर दिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है इस फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे आप MSP कहते हैं या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। केंद्र सरकार हर साल रबी और खरीफ के सीजन के हिसाब से 20 से ज्यादा फसलों का MSP निर्धारित करती है, जिसमें सूरजमुखी की फसल भी शामिल है। इस बार सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। यानी अगर सरकार किसानों से सूरजमुखी के ये बीज खरीदती है तो उसे कम से कम किसानों को प्रति क्विंटल 6,400 रुपए के भाव से यह खरीदना होगा। लेकिन हरियाणा में इसकी खेती करने वाले किसानों का कहना है कि सरकार ये फसल उससे MSP पर ना खरीद कर उन्हें प्रति क्विंटल फसल पर 1,000 रुपए का मुआवजा दे रही है, जो कि गलत बात है। मतलब सरकार ने MSP तो तय कर दिया कि हम आपको MSP देंगे, लेकिन सरकार जब खरीद ही नहीं रही फसल तो फिर उस MSP का क्या मतलब है। अब सरकार क्या कह रही है कि हम आपसे खरीदेंगे नहीं, लेकिन आपको 1,000 रुपए पर क्विंटल का मुआवजा दे देते हैं, क्योंकि बाजार में अभी यह फसल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। तो जो फसल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है पहले से ही बाजार में, उससे सरकार 2,000 रुपए 6,400 रुपए में क्यों खरीदेगी। तो सरकार नहीं खरीद रही, क्योंकि ये 6,400 रुपए का जो MSP लगाया गया है उससे कम में ही फसल बाजार में उपलब्ध है। और ये जो दाम है जिस पर ये फसल बाजार में बिक रही है, ये MSP से 2,400 रुपए कम है। अब किसानों का कहना है कि उनका प्रति क्विंटल जो नुकसान हो रहा है वो लगभग 2,500 रुपए है, लेकिन सरकार उन्हें मुआवजे के रूप में सिर्फ 1,000 रुपए दे रही है। और किसानों की यह भी मांग है कि जब सरकार ने MSP तय किया है तो वो इस MSP पर किसानों से उनकी फसल खरीद क्यों नहीं रही। तो किसानों का यह कहना है कि चाहे बाजार में किसी भाव पर भी बिक रही हो, चाहे बाजार में सस्ते दाम पर बिक रही हो, लेकिन एक बार अगर सरकार ने वादा किया कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना देंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसी दाम पर उनकी सारी फसल खरीद ले, खरीद कर जो चाहे करे। इस पर हरियाणा की सरकार का तर्क है कि अगर वो MSP पर इस फसल को खरीदती है तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी राज्यों के किसान मंडी में अपनी फसल लाकर उसे बेचने की कोशिश करेंगे, जिससे सरकार को ही नुकसान होगा। इसलिए खुद किसानों से सीधे फसल न खरीदकर उन्हें प्रति क्विंटल 1,000 रुपए का मुआवजा दे रही है सरकार। हरियाणा में इस बार कुल मिलाकर 36,414 एकड़ की जमीन पर 8,528 किसानों ने सूरजमुखी की खेती की थी और यही किसान अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के पीछे भी राजनीति है। जिन किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 44 को ब्लॉक किया है, बंधक बना लिया है, वो किसान कम और किसान नेता ज्यादा है और उनके इस आंदोलन से सबसे ज्यादा
आम लोगों को तकलीफ हो रही है, आम लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें वहां से जाना है। हमारे देश के सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं। आपने ये बात ध्यान से हमारी नोट करके रखिएगा। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कहां के किसान कर रहे हैं? हरियाणा और पंजाब के। लेकिन मासिक आय के मामले में इन राज्यों के किसान पूरे देश में सबसे ज्यादा अमीर हैं। मेघालय के बाद पंजाब के एक किसान की मासिक आय औसतन 26,701 रुपए है। एक किसान की एक महीने की आमदनी 26,701 रुपए है पंजाब की। हरियाणा में एक किसान की एक महीने की औसत आमदनी है 22,841। और पूरे भारत में किसानों का जो राष्ट्रीय औसत है वो है 10,218। तो अब आप सोचिए, जब पूरे देश के जो किसान हैं अगर उनका औसत एक महीने की कमाई है 10,000 रुपए, तो हरियाणा के किसान उससे डबल कमाते हैं 22,000 रुपए। पंजाब के तो और भी ज्यादा कमाते हैं 26,000 रुपए। लेकिन इसके बावजूद जिन राज्यों के किसान इनकम के मामले में सबसे ऊपर हैं, उन्हीं राज्यों के किसान सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन करते हैं और इस मामले में सरकार पर भी सवाल जरूर उठते हैं। तो यह बात नहीं है कि सरकार बच जाएगी, सरकार पर भी सवाल उठते हैं। और वो सवाल क्या है? सरकार किसी भी फसल का एमएसपी इसलिए निर्धारित करती है ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब इस एमएसपी पर फसल की बिक्री होती ही नहीं, यानी जब आपने एमएसपी तो बता दिया लेकिन एमएसपी पर आप फसल खरीदेंगे ही नहीं, तो सोचिए इसका मतलब क्या रहा? एमएसपी का मतलब ही क्या है? दूसरी बात, हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां तो एमआरपी पर अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं और इसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। लेकिन किसान अपनी फसल एमएसपी पर ही बेच पाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था अब तक हमारे देश में नहीं बनी है। या तो सरकार यह करे कि उसने जो भी एमएसपी तय किया है, किसानों की जो फसल है वो मंडियों में उसी दाम पर बिके, उससे कम में ना बिके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन सरकार ये सब काम करने में नाकाम रही है और इसीलिए बार बार किसानों को ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। हमारे देश में जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं और जिन्होंने इस रविवार तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखा इस उम्मीद में कि हो सकता है भारत इस चैंपियनशिप को जीत ले और भारत टेस्ट मैच में वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, और वो बड़े निराश हुए। आज का ये छोटा सा विश्लेषण उन लोगों के लिए है, क्योंकि अब हम आपको ये बताएंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम की हार और आईपीएल का क्या कनेक्शन है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की लगातार ये दूसरी हार हुई है और इस हार को इस मैच में डाले गए ओवर्स से आपको समझना चाहिए। 5 दिन तक चले इस टेस्ट मैच में दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 339 ओवर डाले, जिनमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दोनों पारियों में 206 ओवर खेले, जबकि भारत की टीम ने दोनों पारियों में सिर्फ 133 ओवर खेले। यानी भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम से 73 ओवर कम खेले। देखिए आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 121.3 ओवर खेले, दूसरी पारी में 84.3 ओवर खेले, जिसमें वो पूरी आउट नहीं हुई थी। और भारत ने पहली पारी में 69.4 ओवर खेले और दूसरी पारी में सिर्फ 63.3 ओवर खेलकर पूरी भारतीय टीम आउट हो गई। इतने ओवर्स में टी20 के लगभग 2 मैच हो जाते और इससे यह पता चलता है कि इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम तो टेस्ट मैच ही खेल रही थी, लेकिन भारतीय टीम को शायद टी20 फॉर्मेट में खेलने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो इस मैच में भी टी20 के मैच की तरह ही खेल रही थी। और हमारे ज्यादातर खिलाड़ी असल में आईपीएल खेलते खेलते ही वहां पर पहुंचे थे, इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि टेस्ट मैच बिल्कुल एक अलग तरह का गेम होता है, वो टी20 की तरह नहीं खेला जाता। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 121.3 ओवर्स बैटिंग की, दूसरी पारी में 84.3 ओवर्स खेलने के बाद 2 विकेट रहते हुए पारी घोषित की। भारत की टीम दोनों ही पारियों में ऑल आउट हुई, पहली बात तो ये, और इनमें भी भारत की टीम ने पहली पारी में सिर्फ 69.4 ओवर खेले, दूसरी पारी में 63 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस मैच में 339 ओवर्स डाले गए, लेकिन भारत के टॉप 4 बल्लेबाज दोनों पारियों में सिर्फ 301 गेंद ही खेल पाए। इससे यह पता चलता है कि टेस्ट मैच के लिए जो जरूरी अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, स्टेमिना चाहिए, भारतीय खिलाड़ियों के पास वो होना चाहिए था और वो शायद अब इन खिलाड़ियों के पास नहीं है और ये खिलाड़ी टी20 वाला क्रिकेट टेस्ट मैच में भी
खेल रहे हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल में भारत के जो 11 खिलाड़ी खेल रहे थे, उनमें 10 खिलाड़ी ऐसे थे जो आईपीएल में भी खेलते हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। और यही वजह है कि इन खिलाड़ियों को आईपीएल वाले T20 फॉर्मेट में खेलने की इतनी आदत हो चुकी है कि इस वजह से ये टेस्ट मैच में पिच पर उतना ही टिक पाते हैं जितना किसी T20 मैच में ये पिच पर टिकते हैं। इसके अलावा भारत में सभी फॉर्मेट्स के लिए खिलाड़ियों का चयन अब आईपीएल में किए गए प्रदर्शन के आधार पर होने लगा है और इसीलिए जो खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलते हैं उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। यानी कोई अगर खिलाड़ी अपने आप को सिर्फ टेस्ट मैच के लिए बनाकर रखना चाहता है, अगर वो स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है टेस्ट मैच का, तो उसके लिए आईपीएल में या T20 में खेलना मुश्किल होता है। और अगर वो आईपीएल में अच्छा ना खेले, T20 में अच्छा ना खेले, तो फिर टीम में सिलेक्शन नहीं होता। और ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रह जाते हैं और रणजी ट्रॉफी में खेलने के बाद इन खिलाड़ियों की कोशिश बस इतनी होती है कि किसी तरह इन्हें रेलवे में नौकरी मिल जाए, जबकि T20 खेलने वाले खिलाड़ियों को टेस्ट मैच में भी प्राथमिकता मिलती है। वो बड़े स्टार भी बनते हैं, पैसा भी कमाते हैं, विज्ञापनों में भी काम करते हैं। इसलिए अगर आपको टेस्ट मैच की टीम में भी आना है तो T20 में और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। रणजी ट्रॉफी का अब कोई मतलब नहीं रह गया, डोमेस्टिक क्रिकेट का अब कोई मतलब नहीं रहेगा। बल्लेबाजों की तरह गेंदबाजों को भी अब T20 के मैच की तरह 4 ओवर्स डालने की आदत हो गई है और इसलिए वो टेस्ट मैच में जब 20-20 ओवर्स डालते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं और इस फाइनल में भी भारत की हार का एक ये बड़ा कारण हो सकता है। सौरव गांगुली ने इस हार के बारे में क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं उनका सोच कहां से है। पिछली साल जब इंग्लैंड के सामने हम हारे थे, 400 रन बनाया था इंग्लैंड एक दिन में चौथी पारी में, तो ये सोच भी उनके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं हम 250-300 बना देंगे चौथी पारी में, क्योंकि विकेट अच्छा हो जाता, क्योंकि अटैक, लेकिन अटैक अलग है, प्रेशर अलग है फाइनल का। तो मैं समझता हूं कि, और मैं बहुत बार, ये नहीं मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये नहीं मैं राहुल द्रविड़ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ या रोहित को या जिसको भी, थोड़ा बहुत तो कर भी लूँगा क्योंकि मैं भी खेला हूँ, मैं भी हारा हूँ, भारत मेरे समय भी हारा है, जीता, ये तो होता ही रहेगा। बट जो चीज़ मुझे दिखी नहीं वो है ना कि जो भी हो जाए कि घुसते हैं, देखते हैं क्या होगा। वो मैंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी देखा और मैंने राहुल को बताया भी, यार जाके खेल बिंदास, हार गए तो हार गए। इधर उस दिन भी ऐसा ही, हाँ उस दिन भी कि फियर ऑफ फेलियर में हम इंडिया हैं, हम टाइटल क्या कहते हैं उसको, हम लोग सोचते कि हम जीतेंगे, हमसे उम्मीदों का, एक्सपेक्टेशंस का, उससे निकलना जरूरी है। हार गए तो हार गए यार। आपको याद दिलाता हूं, कपिल देव एक जमाने में एक टेस्ट मैच में अकेले ही 60-60 ओवर्स डालते थे जब वो खेला करते थे। आज आपके पास कौन सा ऐसा बॉलर है जो एक टेस्ट मैच में 60 ओवर डाल दे? किस बॉलर के पास इतनी आपके पास स्टेमिना है जो इतनी गेंदबाजी लगातार बिना थके कर पाए? आज हमारे जो गेंदबाज हैं वो 4-5-6 ओवर डालकर, या बहुत ज्यादा हुआ तो 10 ओवर डालकर थक जाते हैं। इसी तरह एक जमाने में राहुल द्रविड़ जब खेलते थे तो 500-500 बॉल राहुल द्रविड़ एक पारी में खेल जाया करते थे। आज कौन से ऐसे बल्लेबाज बचे हैं जो 500 बॉल अकेले अपने दम पर खेल जाएं और बड़ा स्कोर कर दें? और इसीलिए राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता था, क्योंकि जब वो खेलने आते थे तो एक दीवार खड़ी हो जाती थी। हार और भारतीय टीम के बीच में जो दीवार होती थी उसे राहुल द्रविड़ कहते थे और वो इतनी क्षमता रखते थे कि वो लगातार एक नहीं 2-2 दिन तक क्रीज पर जमे रहते थे। अब वो धैर्य, वो अनुशासन और वो स्टेमिना आज के खिलाड़ियों में नहीं दिखता, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है या तो वो T20 खेलते हैं और या फिर 50 ओवर का एक दिन का मैच खेलते हैं। अब हम आपको बिपरजॉय नाम के तूफान के बारे में बताएंगे जो तेजी से भारत की ओर इस समय बढ़ रहा है और ये वो तूफान है जो आपकी जॉय को छीन सकता है। इस तूफान की शुरुआत अरब सागर से हुई और इसका नाम है बिपरजॉय और ये बांग्ला भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा। इस तूफान को यह नाम बांग्लादेश ने दिया है और बिपरजॉय नाम की यह आपदा अब भारत की तरफ बढ़ रही है। सभी लोग पोर्ट से खाली हुआ जा रहा है, पोर्ट खाली करा जा रहा है। मालिक बोला है कि यहाँ खाली कर दो, मतलब तूफान आ रहा है। सब अपना अपना पैसा खर्च करके 1000-1000 2-2000 भाड़ा लेके जा रहे हैं सब। ये धीरे धीरे लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में उत्तर की दिशा में बढ़ रहा है
और ये 14 तारीख सुबह तक ये उत्तर दिशा में चलेगा लाक्स पास। इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और वीक भी धीरे धीरे थोड़ा होगा और एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे विथ विंड स्पीड ऑफ 125 to 135 km/h, गस्टिंग टू 150 km/h सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को हिट करेगा 15 तारीख नून के आसपास। और गजब की धूप है जून के महीने में, लेकिन फिर भी लोग धूप से नहीं लोगों से जलते हैं।